मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए जो हम इसमें मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वो यही है कि हम उसी सिस्टम में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करने से हमारे पास उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। जैसा कि हमने पहले इससे हॉलो सिलेंडर के लिए किया, तो वहाँ पे हमने एक हुक या एक रिंग लिया और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके उसको बॉटम से टॉप तक इंटीग्रेट कर दिया, तो वो उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे हॉलो सिलेंडर का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसी तरह से हमने इससे पहले एक जो सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड सिलेंडर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना था, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने एक उसमें से हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कंसीडर किया, और उसके बाद एज अ होल हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, और उसके रेडियस के अलॉन्ग हमने इसको 0 से r तक उसका रेडियस चेंज किया, तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये कर रहे हैं कि इसमें एक डिस्क लेते हैं, इसमें हम एक डिस्क लेंगे और उस डिस्क को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके उस डिस्क का, ये एक डिस्क ली हमने, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। अब इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, बेसिकली हम इसको यहाँ से चेंज कर रहे हैं, बॉटम से इस तरह से हम चलते जा रहे हैं, और यानी z की वैल्यू -a से स्टार्ट, क्योंकि उसका रेडियस -a है, तो हम उसकी यहाँ पे z की वैल्यू -a, उसको एज होल हम इंटीग्रेट करेंगे उसको +a तक, तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब इसके बाद हम पहले सबसे पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉड्यूल नंबर 147 में हम कर चुके हैं, उसमें भी हमने यही किया था कि एक रिंग लिया, उस रिंग को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया और एज अ होल हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो गया, 1/2 ma²। m इस डिस्क का मास है और a इस डिस्क का रेडियस है। अब चलते हैं वापस उसी पेज पर, और इस पेज इसमें हमने एक डिस्क ली जिसका रेडियस x है, वहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था 1/2 ma², वो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। तो अब यहाँ पे डिस्क का रेडियस x है और उसकी जो इसका जो एरिया बनेगा वो x² πx² बनेगा। इसकी विड्थ कितनी है, dz, तो हम इसको, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा, dv इसका वॉल्यूम बन जाएगा। यहाँ पे वही हमने फॉर्म लिखी है इसके अंदर 1/2 x² और dm। यहाँ पे डिस्क का वॉल्यूम हम लेंगे, एरिया नहीं लेंगे, जो हमने एलिमेंट लिया है उसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम मास इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू डेंसिटी एंड dv। अब dv इसमें किसके इक्वल आया, πx² एंड dz, यहाँ भी इसमें dm इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी इसके अंदर dz आना चाहिए। और फिर di किसके इक्वल था, di था हमारे पास x² dm। अब dm की जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर रो πx² dz, तो वो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी di इज इक्वल टू रो पाई 1/2 भी है साथ में, 1/2 की तरफ से 1/2 पाई रो x4 एंड dz। इसको फिर एज अ होल हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, -a से लेकर +a तक, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब देखें, हम इंटीग्रेशन तो z के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल हमारे पास इसमें x है, तो फिर अब हम चेंज करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ z। तो चलते हैं उसी फिगर पे वापस, वहाँ पे इसकी हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास z ये वाला है और x ये वाला है, तो उस पार्टिकल तक जाएँ हम, एक उसकी बाउंड्री तक अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनती है। ये तो बेसिकली इसका रेडियस है, a जो है इसका रेडियस है, तो इस राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो a² है वो बराबर आएगा
जी स्केयर प्लस एक्स स्केयर, बट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्केयर की, तो वो आएगा ए स्केयर माइनस जी स्केयर। तो इसमें एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस जी स्केयर एंड होल रेज टू पावर 2, दोनों तरफ स्केयर किया, ये वाली फॉर्म बन गई। यही वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब यहाँ से इसके आगे कैलकुलेशन है। इसके कैलकुलेशन के लिए हम z को पुट करेंगे a साइन थीटा, इसकी हमें करनी पड़ेगी, ये कह लें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। और डी जी a cos थीटा एंड d थीटा, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें इसी इंटीग्रल में। तो ज़ाहिर है उसकी लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेंगी हमें। तो लिमिट्स के लिए पहले चूँकि हमारे पास ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हम जान चुके हैं। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी के तहत ये हमारे पास आ जाएगा 0 to a, और इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको बाहर लिख लेते हैं, रो पाई और डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो जब हम इसकी लिमिट 0 से a तक करेंगे तो प्रॉपर्टी के तहत इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और बाकी बचेगा ए स्केयर माइनस जी स्केयर एंड होल स्केयर एंड डी जी। तो ये वाली फॉर्म। अब इसमें z की एक लिमिट जो है वो 0 है, जब 0 लगाएंगे इस सिस्टम के अंदर तो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स के थीटा इज इक्वल टू 0। और जब z की वैल्यू हमारे पास a है तो फिर इसी सिस्टम में दोबारा वैल्यू लगाएंगे हम, a इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा 1 के इक्वल आ गया, और थीटा किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 2 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था वो चेंज हो गया, अब 0 से लेकर पाई बाय 2 और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर 2, और डी जी हमारे पास आ गया a कॉस थीटा एंड डी थीटा, और जो उसके साथ वैल्यूज थी वो साथ लिख लेते हैं। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया था, तो रो और पाई आ गया साथ में। अब इसमें रो पाई वैल्यूज पुट करें, अभी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाई बाय 2, और इस ये जो पोर्शन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्केयर माइनस इसमें से पहले ए स्केयर कॉमन ले लें, ए स्केयर और बाकी बच गया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होल स्केयर और ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। रो पाई 0 टू पाई बाय 2, तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास a4 और cos 4 थीटा। ये 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर हो गया, ऊपर होल स्केयर है तो cos 4 थीटा हो गया। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, और साथ में आ गया a cos थीटा एंड डी थीटा। तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास रो पाई a5 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एंड cos 5 थीटा एंड डी थीटा। यहाँ पे एक वैल्यू थ्योरम, इससे पहले भी एक दो जगह पे इंटीग्रेशन में मैंने ये यूज़ की है टर्म वैल्यू थ्योरम की। तो अब यहाँ पे वैल्यू थ्योरम जो है वो आ जाएगा 4/5 एंड 2/3, बस ये फॉर्म आएगी इसके अंदर। और अगर इवन होता तो उसके लिए और फॉर्म है, ऑड है तो उसके लिए और फॉर्म बनती है। तो ये इसको कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास ये बन गया रो पाई a5 और 8/15, ये फॉर्म बनी। अभी ये जो उसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया इसका वो यही रिज़ल्ट था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब होल वॉल्यूम, अब इसमें रो की वैल्यू जस्ट मालूम करना बाकी है। रो की वैल्यू हम जानते हैं कि इसमें रो किसके इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास जो है वो m है, कैपिटल M, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई a क्यूब। तो यहाँ से हम रो की चूँकि वैल्यू, अब हम रो की वैल्यू पुट करेंगे इसमें जो लास्ट में हमारे पास आंसर आया इसी में। तो रो
रो की वैल्यू आई है हमारे पास, मज़ीद उसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला रो की वैल्यू अब हमारे पास बन जाएगी, रो इज़ इक्वल टू 3/4 m पाई a क्यूब। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। i इज़ इक्वल टू 3/3m/4 पाई a क्यूब, ये रो की वैल्यू आ गई। साथ में फिर आ गया पाई और a/8/15। तो इसको हम कैंसिल आउट कैलकुलेट करते हैं इसको। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया और बाकी 3, यहाँ पे 5 रह गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो बचा है 2/5 और a भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, मतलब पावर 2 रह जाएगी, ma²। तो ये हमारे पास आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात इसने और की है, x x y y और z z। अभी हमने z के अबाउट उसके जो रोटेशन एक्सेस था वो हमने z लिया था, जो कि स्फीयर चारों तरफ एक जैसा होता है, हर डायमेंशन में एक जैसा होता है। तो उसमें अगर हम एक्स एक्स के लिहाज से ले लें या वाई के लिहाज से इसको रोटेट कर लें, जी के लिहाज से रोटेट कर लें, तो उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा।